हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। खुशखबरी, दीपावली से पहले इस राज्य की सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का लिया फैसला। पढ़ें पूरी खबर। अग्निवीर के लिए वायुसेना ने मांगे आवेदन। कर्मचारियों ने दिवाली से पहले मांगा डीए, बोनस और वेतन। चारबाग स्टेशन पर परीक्षार्थियों में भगदड़, कई घायल। पीईटी के बाद हजारों अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुविधा, बैंक सेवाएं दिन रात मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। नई शिक्षा नीति के जरिए हमारी भाषाओं को महत्व देने की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन एआई यूट्यूब चैनल पर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान। लखनऊ विशेष संवाददाता, सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में पढ़ने यानी रीडिंग के लिए विशेष अभियान 1 नवंबर से चलाया जाएगा। 45 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को पूरे प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। इस अभियान को 1 नवंबर से सभी स्कूल समेत केजीबीवी में एक साथ शुरू किया जाएगा। इसके लिए क्लासवार अभियान न चलाकर 3 समूहों में विभाजित करके चलाया जाएगा। समूह 1 में बाल वाटिका से कक्षा 2 तथा कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के 3 समूह बनाए जाएंगे। हर हफ्ते नई तरह की गतिविधियां करवाई जाएंगी। इसके लिए हर हफ्ते राज्य कार्यालय से इन्फोग्राफिक्स, अभिभावक कैलेंडर भेजे जाएंगे। इसके लिए पहले अपने आसपास की चीज़ों को पहचानना, उस पर लिखी को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। इस अभियान के तहत शिक्षकों के अलावा अभिभावक, भाई बहन या अन्य लोगों की मदद ली जाएगी। अगवा कर शिक्षिका से गैंगरेप मामला वायरल हुआ तो दर्ज किया मुकदमा। लखनऊ विभूति खंड के कटौता इलाके में ऑटो सवार 2 बदमाशों ने शनिवार शाम शिक्षिका को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे सुशांत गोल्फ सिटी की प्लासियो माल की पीछे झाड़ियों में ले जाकर गैंगरेप किया। 3 घंटे बाद पीड़िता को हुसड़िया चौराहे के पास सुनसान इलाके में बदमाशी की हालत में फेंक कर दोनों भाग निकले। युवती ने रात भर 3 थानों के चक्कर लगाए लेकिन कोई मदद नहीं मिली। रविवार देर शाम मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभूतिखंड थाने में आया पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस दोनों को तलाश रही है। युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। हुसैनगंज इलाके की 18 वर्षीय युवती ने बताया कि शनिवार दोपहर 4:30 बजे वह कटौता चौराहे के निकट स्थित फायर स्टेशन के पास ट्यूशन पढ़ाने गई थी। 2 घंटे बाद घर लौटने के लिए चौराहे से ऑटो पकड़ा। उसमें चालक के अलावा एक युवक बैठा था। उसे सवारी समझकर वह भी ऑटो में बैठ गई। हुसड़िया चौराहे के पास पहुंचते ही चालक ने ऑटो को सही पथ पर चढ़ा लिया। युवती ने गलत दिशा में जाने पर टोका तो चालक ने सवारी लेने की बात कह दी। संदेह होने पर युवती ने शोर मचाया। इस पर पहली बार तो दोनों ने उसे झपटा, लेकिन दूसरी बार में सिर पर किसी भारी वजन के सामान से वार कर दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। इसके बाद दोनों उसे प्लासियो माल की पीछे झाड़ियों में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 3 थानों के काटती रही चक्कर। पीड़िता का आरोप है कि शनिवार को वह रात भर 3 थानों के चक्कर काटती रही। हुसड़िया चौकी की पुलिस ने कोई मदद न मिलने के बाद वह गोमती नगर थाने गई। वहां से उसे विभूतिखंड सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत करने के लिए कहा गया। इन दोनों थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद रविवार देर शाम को मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारियों को घटना की जानकारी हुई। उनकी फटकार लगाने पर विभूतिखंड थाने की पुलिस हरकत में आई। प्रभावी निरीक्षक राम सिंह के मुताबिक पीड़िता की तहरीर पर इमरान और आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को तलाशा जा रहा है। अग्निवीर के लिए वायुसेना ने मांगे आवेदन। प्रयागराज स्थित वायुसेना के मध्य वायु कमान और वायुसेना स्टेशन बमरौली में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए वायुसेना ने ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 25 अक्टूबर तक डाक के माध्यम से फिर सीधे जमा किया जा सकता है। वायुसेना की अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में मेस वाटर कुक, सफाई वाला, वाटर कैरियर, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, चौकीदार आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए रविवार को ही मध्य वायु कमान मुख्यालय और वायुसेना स्टेशन बमरौली ने विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में 18 से 23 वर्ष के युवा ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की लंबाई 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की 20 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। उसे उत्तीर्ण करने वालों को 30 नंबर का स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके बाद फिजिकल और फिर मेडिकल जांच होगी। कर्मचारियों ने दिवाली से पहले मांगा डीए, बोनस और वेतन। लखनऊ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से जुलाई से बड़े महंगाई भत्ते, डीए, बोनस व अक्टूबर के वेतन का भुगतान दीपावली से पहले करने की मांग की है। दारुसफा में रविवार को परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई न होने पर रोष जताया गया। अध्यक्ष जयंत तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा का संरक्षण और वेतन बढ़ाने, आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को नियमित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
वेतन समिति 2016 के संशोधित निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित संशोधनों को लागू करने, संविदा कर्मियों को चिकित्सीय अवकाश और शिक्षेतर कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय अवकाश, नकदीकरण की सुविधा देने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। बैठक में संयुक्त सचिव अरुणा शुक्ला, एनएचएम, कर्मचारी संघ, समाज कल्याण, जनजाति विकास, आरटीए, संविदा शिक्षक संघर्ष मोर्चा को परिषद से संबद्ध करने व शाहजहांपुर की जिला इकाई के गठन को मंजूरी दी गई। कर्मचारी जागरण अभियान 15 नवंबर से। परिषद के उपाध्यक्ष नारायण दुबे व महामंत्री निरंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 15 नवंबर से कर्मचारी जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें मंडलीय सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन 22 जनवरी तक चलेंगे। इस दौरान कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा। 29 जनवरी को लखनऊ में फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने संविदा कर्मियों व शिक्षकों के लिए भी बोनस की मांग की है। चारबाग स्टेशन पर परीक्षार्थियों में भगदड़, कई घायल। पीईटी के बाद हजारों अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के दूसरे दिन रविवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रात के करीब 8 बजे प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आने की सूचना प्रसारित होते ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े परीक्षार्थियों के बीच ट्रेन पकड़ने को भगदड़ मच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची भी नहीं थी कि परीक्षार्थी रेल पटरियों को पार कर 9 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। रेल पटरी से टकराने के कारण कई चोटिल हो गए। शाम की परीक्षा के बाद एक साथ सैकड़ों परीक्षार्थी और उनके परिजन चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे ने अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की थी। ट्रेन यार्ड से प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आ रही थी। इसकी सूचना मिलते ही दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़े अभ्यर्थी फुट ओवरब्रिज के बजाय रेल पटरियों को क्रॉस करते हुए 9 नंबर पर आने लगे। थोड़ी देर बाद अमृतसर से सहरसा जाने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की सूचना प्रसारित हुई। प्लेटफॉर्म पर खड़े परीक्षार्थियों के बीच इस ट्रेन को हुई पकड़ने को लेकर धक्का मुक्की हुई। रेल पटरियों के किनारे सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी जवान तैनात कर दिए गए थे, लेकिन भीड़ के आगे नाकाफी थे। 8 स्पेशल ट्रेनें, फिर भी नहीं संभली भीड़। परीक्षार्थियों के लिए 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। बावजूद ट्रेनों में भीड़ की स्थिति यह रही कि एक बोगी पर 72 सीट पर 400 से ज़्यादा परीक्षार्थी सफर करने को मजबूर दिखे। वहीं लंबी दूरी से लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनों में भी परीक्षार्थी जबरन सीटों पर कब्जा करते दिखे। सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी वाराणसी जाने वाले थे। रेलवे ने कई ट्रेनों का अचानक विस्तार कर दिया। उत्तर रेलवे के डीआरएस ने स्टेशन पर खुद कमान संभाली, परीक्षार्थियों को परेशानी को सुना। वहीं 12 शहरों के बीच चलाई गई अतिरिक्त बसों के बावजूद परीक्षार्थियों का जमावड़ा बस अड्डे पर रहा। जेब कतरों ने दर्जनों परीक्षार्थियों के पर्स पार कर दिए। चारबाग रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ को चोरों ने खूब फायदा उठाया। रविवार को 1 दर्जन से ज़्यादा परीक्षार्थियों के पर्स और मोबाइल चोरी हो गए। 5 परीक्षार्थियों ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। परीक्षा देने अकबरपुर से आए राहुल गुप्ता का ट्रेन पकड़ने के दौरान मोबाइल पर्स चोरी हो गया। राहुल ने जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद अयोध्या होकर जाने वाले ट्रेन में सवार हो गए। महिलाएं भीड़ के आगे बेबस। प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जाने वाली विशेष ट्रेन के पकड़ने की कोशिश में पटरियों को पार करने के दौरान कुछ परीक्षार्थी चोटिल हुए, किसी को गंभीर चोट नहीं आई। आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात थे। आशीष सिंह, निदेशक, चारबाग स्टेशन। परीक्षार्थियों की भीड़ के आगे लड़कियां और महिलाएं बेबस दिखी। ट्रेनें आती जाती रहीं पर ट्रेन पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। इनकी परेशानी को सुनने वाले जीआरपी और आरपीएफ के जवान मूक दर्शक बने रहे। सुविधा बैंक सेवाएं दिन रात मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को देश भर के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीओ की शुरुआत। इन यूनिट पर दिन रात साल में सभी दिन बैंक से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग इकाई है, उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगी। हर 5 किलोमीटर पर शाखा। मोदी ने कहा, हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई हैं और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली। सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को दूर से दूर में घर घर तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत के 99% से ज़्यादा गाँवों में 5 किलोमीटर के अंदर कोई न कोई बैंक शाखा या बैंकिंग मित्र मौजूद है। सरकार का संकल्प। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प व्यवस्थाओं में सुधार का है, पारदर्शिता लाने का और आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का है, और हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। आईआईएम में तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, जब हम जन धन खातों की मुहिम शुरू की तब आवाज़ें उठी, गरीब बैंक खाता क्या करेगा, मगर बैंक खाते की क्या ताकत होती है, आज पूरा देश देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की डिजिटल बैंकिंग मुहिम को सराहा है। मोदी ने कहा कि जैम यानी कि जन धन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति ने मिलकर भ्रष्टाचार का इलाज किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी स्कीम की ताकत को दुनिया सराह रही है। किसानों को किस्त। आज मोदी ने कहा कि सरकार ने बैंकों को गरीबों के घरों तक पहुंचाने की पहल है। पीएम किसान योजना की एक और किस्त सोमवार को खातों में भेजी जाएगी। क्या है डीबीयू? डिजिटल बैंकिंग यूनिट के में बेहद कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक डिजिटल सेवाएं मिलेंगी। या बैंकिंग के लिए डिजिटल तौर तरीकों को बढ़ावा देगा, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। आपको कैसे होगा फायदा? जिनके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं, उनके लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट मददगार होगी। उन्हें बैंक में कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। बैंकिंग यूनिट में अपना काम खुद कर सकेंगे।
17 तरह की सेवाएं मिलेंगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट कागजी और अन्य झंझटों मुक्त होगी। डिजिटल बैंकिंग सेवा पहले से ज़्यादा आसान होगी। पैसों के लेन देन से लेकर शिकायतों के निपटारे तक कुल 17 सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बचत खाता, सावधि जमा समेत कई अन्य तरह के बैंक खाता खोल सकेंगे। बचत खाता, सावधि जमा से समेत कई अन्य तरह के बैंक खाता खोल सकेंगे। खाते की शेष राशि जान सकेंगे। ग्राहकों को डिजिटल किट मिलेगी। मशीन से नकदी या जमा निकासी, कहीं भी रकम भेजना आसान। पासबुक खुद ही प्रिंट कर पाएंगे। निवेश करने के विकल्प मिल जाएंगे। कर्ज का लेन देन किया जा सकेगा। चेक के लिए भुगतान रोकने के निर्देश दे सकेंगे। क्रेडिट डेबिट कार्ड आवेदन दे सकेंगे। टैक्स और बिल का भुगतान संभव। खातों के KYC खुद करेंगे। शिकायत को डिजिटल रूप से दर्ज कराना आसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ब्रेन ड्रेन की थ्योरी को ब्रेन गेन प्रतिभाओं को देश में लाने की थ्योरी में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति के जरिए हमारी भाषाओं को महत्व देने की शुरुआत हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि JEE, नीट और UGC परीक्षाओं को 12 भाषाओं में आयोजित करने की हमने शुरुआत की। इसी तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की देश में 12 भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली आदि में अनुवाद करके शिक्षा शुरू की। शाह ने जिन 3 पुस्तकों को भोपाल में विमोचन किया उनके नाम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री हैं। 97 चिकित्सकों के दल ने प्रचलित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। शाह ने अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पहले भाजपा के गढ़ रहे ग्वालियर में रविवार को कहा कि राज्य की जनता ने एक बार कांग्रेस सरकार का अनुभव ले लिया। अब जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखे कि इन्हें देश के विकास के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी किया। अपने 20 मिनट के संबोधन में शाह ने पूर्ववर्ती सरकारों से आज के कार्यों की तुलना भी की। बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भोपाल में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत की सराहना की। उन्होंने कहा लाखों छात्र अपनी भाषा में अध्ययन कर सकेंगे और उनके लिए कई नए अवसर के भी द्वार खुलेंगे। इंजीनियरिंग भी हिंदी में होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार कहा कि अगले 6 माह में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। IIT और IIM भी हिंदी में करवाए जाएंगे। खुशखबरी, दीपावली से पहले इस राज्य की सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए लिया फैसला। पड़े पूरी खबर। ओडिशा न्यूज। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेश से संविदा प्रथा का अंत करने की घोषणा करते हुए राज्यवासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। 57,000 से अधिक संविदा कर्मी होंगे नियमित। नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा से सदा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया गया है। इस घोषणा के बाद विभिन्न सरकारी संस्थाओं में संविदा पर नियुक्त 57,000 से अधिक कर्मचारी नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपए का भार आएगा। कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री CM नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस संबंध में सरकार की तरफ से रविवार को विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। लोगों ने जताई खुशी। इधर CM के ऐलान के बाद प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर खुशी मनाने के साथ नवीन को जन्मदिन से एक दिन पहले ही उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की है। CM ने कही ये बात। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे वर्ष 2000 से प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद की स्थिति और कमजोर आर्थिक स्थिति नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय राज्य ओवरड्राफ्ट पर चल रहा था। सरकार को दैनिक खर्च के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि यह उड़ीसा की अर्थव्यवस्था के लिए एक काला दौर था। उस समय राज्य का खजाना भी खाली था। अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पीछे थे। इस बीच बाढ़ और सूखा जारी रहा। उस समय नियुक्ति पूरी तरह बंद करनी पड़ी थी। राज्य के बच्चे नियुक्ति ना पाकर परेशान थे। गरीबी भी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे मन में सदैव चिंता लगी रहती थी कब अच्छे दिन आएगा और हमारे बच्चों को नियमित सर्विस मिलेगी। उड़ीसा में संविदा नियुक्ति का युग समाप्त। मुख्यमंत्री CM ने कहा कि सीमित संसाधनों में इन क्षेत्रों को सुधारना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। आपके सहयोग से व महाप्रभु के आशीर्वाद से 2013 से हमने संविदा नियुक्ति व्यवस्था शुरू किया है। निर्णय भी मेरे लिए कष्टदायक था। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। विकास के क्षेत्र में ओडिशा ने पूरे देश में एक नया परिचय स्थापित किया है। पिछले साल हमने इस संविदा नियुक्ति को प्रारंभिक नियुक्ति में बदल दिया। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा नियुक्ति व्यवस्था का हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में अभी भी नियमित भर्तियां बंद है। संविदा भर्ती का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा में अब संविदा नियुक्ति का युग समाप्त हो गया है। इन सिद्धांतों का करें पालन। मुख्यमंत्री CM ने कहा कि ओडिशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, सशक्त बन रहा है। यह ओडिशा के इतिहास का एक सुनहरा क्षण है। सरकारी कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि आप सब अच्छा काम करें, दृढ़ निश्चय के साथ लोगों की सेवा करें, जिम्मेदारों को पूरा करने में 5 सिद्धांतों का पालन करें। टीम वर्क, प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और परिवर्तन सरकार की पहचान बढ़ाएं और ओडिशा के परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे।